नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज हमारे साथ खास तौर पर जुड़ने वाले हैं करनाल बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के सदस्य राजकुमार चौहान जुड़ने वाले हैं। अधिवक्ता हैं और अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं इसमें क्या रहने वाला है। कई सवालों के साथ आज खास तौर पर स्पेशल बातचीत के लिए हम पहुंचे हैं चौहान साहब के पास। चलिए सीधी बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहेंगे आम चुनाव को लेकर। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडवोकेट राजकुमार चौहान जी। उनसे जानते हैं। सबसे पहले चौहान साहब, अब तक टाइम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे टाइम दिया और आपने मुझे इस लायक समझा कि इस चुनाव के दौर में मेरा भी आपने इंटरव्यू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान साहब, आम चुनाव चल रहे हैं इस समय, खास बात करें, आप पूरे पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के मेंबर भी हैं और बात करें करनाल बार के भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं। क्या लगता है इस चुनाव को लेकर जो भाजपा का 400 पार का नारा है कितना सकारात्मक रहने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो इस बार का जो लोकसभा का जो चुनाव है एक बहुत ही निर्णायक चुनाव है। ये भारत जो देश है वो इस दौर से गुजर रहा है कि देश का जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, और बल्कि मैं ये कहूँगा आज तो आपकी मीडिया ने इतना सबको जागरूक कर दिया है कि गांव के रहने वाला भी, एक आम इंसान भी, वो ये विचार व्यक्त करता है कि देश के हित में कौन है और देश के जो हित को सर्वोपरि नहीं रखते वो कौन है। देखने वाली बात ये है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई भी देश के खिलाफ कौन है, नहीं। मैं ये कहूँगा कि देश के हित को सर्वोपरि कौन रखता है और अपने हित को सर्वोपरि रख कर देश के हित को सेकंड में कौन रखता है। ये उन लोगों के बीच में चुनाव है जो देश के हित को सर्वोपरि रखते हैं। एक तरफ वो लोग हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो पहले अपना हित रखते हैं, बाद में देश का हित रखते हैं। बात करें 400 पार की, क्या लगता है आपको भाजपा 400 पार जाएगी? देखिए, अगर आप पूर्व के चुनाव को देखें, आपने जो 2014 का चुनाव देखा, 2014 के चुनाव में जो भाजपा ने अपना होमवर्क किया था और नरेंद्र मोदी जी ने होमवर्क किया था, साथ में उनके जो अध्यक्ष थे जो है ना अमित शाह जी ने, जो उस समय राजनाथ सिंह जी थे, उनका जो होमवर्क था एक ये टीम की तरह वर्क करते हैं। और उस टीम का इनका पहली बार का जो उस टाइम था भी, हम उनका ये जो नारा था कि हम जो है ना पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, और वो उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई 2014 में। 2019 का चुनाव आया, उन्होंने 2014 से 2019 तक काम किया, देश के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा। अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उन्होंने सर्वे करवाया, अपनी टीम फिक्स की। अपनी टीम फिक्स करने के बाद उन्होंने जो देखा, जो लोगों का जो ओपिनियन आ रहा था, उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि हम पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ना कि हम वहीं पर 272-73 पर रुक जाएंगे। और उसको देखते हुए आपके सामने रिजल्ट है कि उन्होंने 303 सीटें अकेले बीजेपी ने हासिल की। बहुत बेहतर प्रदर्शन किया उन्होंने। और अब जो उन्होंने 400 पार का नारा दिया है, 400 पार का नारा जो उन्होंने कुछ ऐसे नहीं है कि जैसे कि जो विपक्ष जो करता है कि ऐसे ही जो हवा में एक वो छोड़ देता है अपना नारा, ऐसे ही तुक्के मार देता है कि भी हम ये कर देंगे, हम वो कर, नहीं। आप देखो कि आज जो है ना देश का प्रधानमंत्री, उनकी उम्र लगभग 72-73 साल हो चुकी है। आप भी देख रहे हो कि वो इंसान को कितनी मेहनत करता है वो। और मेहनत क्या, मैं ये कहूँगा कि उसको अपने कार्य को आगे बढ़ाने की, अपने चाहे वो देश की प्रगति के लिए है, चाहे वो पार्टी के लिए है, चाहे अपनी सीटें बढ़ाने के लिए है, वो कितनी भूख है उनको और कितनी मेहनत करते हैं वो। जब तक कोई भी इंसान किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके अंदर एक जो है ना जज्बात नहीं होगा और उसको एक जुनून नहीं होगा ना, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये बात उसने साबित कर दिया अपने पिछले 10 सालों से, और उससे पहले 12 साल, जो 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, निरंतर रूप से उन्होंने जो कहा है वो किया है। और मुझे नहीं लगता कि जो इस बार का उन्होंने नारा दिया है और उसमें वो विफल रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि उनके पूर्व के रिकॉर्ड को देखते हुए, उसकी कार्यशैली को देखते हुए, उनकी मेहनत को देखते हुए निश्चित तौर पे 400 पार वो कर जाएंगे। आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है रिपोर्ट कार्ड।
ये बहुत बड़ी एक एशिया रिपोर्ट होती है, एक होता है रिपोर्ट कार्ड, पार्टी का रिपोर्ट कार्ड, सरकार का रिपोर्ट कार्ड, जिस तरह से सामने आ रहा है जनता के सामने। विपक्ष कहता है काम क्या किया है, और हम जो जानते हैं, जो हमारी समझ में बात आ रही है, बात करते हैं धारा 370 की बात करें, या फिर बात करें अयोध्या में रामलला के मंदिर की बात करें, ये जो वादे किए थे, इन वादों को निभाया है। आपको क्या लगता है? देखिए, जो मैंने रिपोर्ट कार्ड की बात की है, मैं आपको दो ही एग्जांपल दूंगा आपको। जो पूर्व की सरकार थी, जो 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार रही है, उनमें दो ही मुख्य किरदार थे। एक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और एक उनका फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम। दोनों के मैं दो ही एग्जांपल दूंगा आपको कि पी चिदम्बरम ने जो लोकसभा के अंदर जो खड़ा होकर के ये बात कही थी कि मोदी जी क्या बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। अरे गांव 80% आबादी गांव में बसी है, दूर दराज में बसी है। गांव में जाके रेड़े वाला ठेले वाला जो है ना, किसको पता है डिजिटल इंडिया क्या है? वो कैसे पेमेंट करेगा? किस हिसाब से वो होगा? इनका ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। आज आपके सामने है। आज हर आदमी के पास कहते हैं, आज आप जाओ, आप कहीं रास्ते में जाते हुए अगर आप गन्ने की रेडी पे रुक करके एक गन्ने का गिलास अगर जूस का पीते हो और आप कहते हो भैया, वो कहता है जी ये पेटीएम कर दीजिए, उसका सामने उसकी रेडी के ऊपर रखा हुआ है। अब रक्षा वाले ने अपने उस पर आप रक्षा की पेमेंट, आप वो पेमेंट आपकी पेटीएम से करवा रहा है। आपका शू पॉलिश करने वाला बैठा हुआ जो शू पॉलिश करता है, बाबू जी पेमेंट इस पे कर दीजिए। आप इसको बदलाव नहीं देख रहे हो? यहाँ पर तो पी चिदम्बरम जो है टोटली फेल हो गया, उसकी पॉलिसी टोटली फेल होगी। जो इन्होंने पॉलिसी बनाई थी 100% सक्सेसफुल रही है, कामयाब रही है। और उन्होंने कामयाब इसलिए नहीं रही है कि भाई उन्होंने बोल दिया वो होगी, नहीं। उन्होंने धरातल के ऊपर काम किया है। उन्होंने एक टाइम में आप ये लगाओ कि 5 करोड़ जो है ना बैंक अकाउंट खोले हैं। एक मायने रखता है 5 करोड़ फैमिली का। 5 करोड़ फैमिली का उन्होंने एवरेज अगर 5-6 मेंबर लगाए, 25 जो है ना करोड़ लोगों के पास पहुंच गए। डिजिटल इंडिया हो गया आपके सामने है। अब आते हम जो है ना मनमोहन सिंह की बात पे। मनमोहन सिंह को बोलते हैं एक अर्थशास्त्री कामयाब था, अर्थशास्त्र उसका फेल हो गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 टन गोल्ड परचेज किया 2 महीनों में, जबकि उनका टारगेट 1 साल का था। तो उन्होंने जो किया, जो वो जो है ना आपका वो मानना जाता है किस देश के पास गोल्ड कितना है। आज का जो गोल्ड का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो गोल्ड का स्टॉक है वो 800 टन क्रॉस कर चुका है। आज तक का रिकॉर्ड है ये। मेरा सवाल 370 को लेके था, राम मंदिर को लेकर था। चौहान साहब, आपने तो बहुत बढ़िया जानकारी दी है। ठीक है, अब मैं आपको राम मंदिर पे आता हूँ। अब राम मंदिर को जो है ना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ एक जो विपक्ष के लोग हैं जो भी हैं, वो यहीं पे गलती कर गए हैं। वो यहाँ पे गलती इसलिए कर गए हैं कि वो राम मंदिर को एक सिर्फ मंदिर लेके चल रहे हैं, जबकि वो एक मंदिर का मुद्दा नहीं है। राम जो है हमारे जो है ना सनातनी इस देश के अंदर रग रग में जमा हुआ है, रग रग में बसा हुआ है। हमारे उठते बैठते सोते जागते हर जगह राम ही राम है। हम गांव से रहने वाले लोग हैं। मुझे पता है बचपन के अंदर, जो आप तो पढ़े लिखे तब के आ गए, अब तो रेन होगी, रेन का नाम लेते हैं, बारिश बोलते हैं। मुझे आज भी याद है कि जब जो हम बचपन में हम गांव में होते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो है ना अपने रिश्तेदार से पूछते, अरे आपके यहाँ राम बरस गया कि नहीं, फसल अच्छी है, राम बरसे आपके तो यहाँ? राम की कृपा हुई है कि नहीं हुई? ये कृपा भी बातें बोलते, सिर्फ ये बोलते थे कि आपके यहाँ राम बरस गया, मेरे यहाँ तो बड़ा राम बरसा, मेरी तो फसल बड़ी अच्छी है, बारिश हो रही है, राम के साथ जुड़े हुआ है। हम खेतों में जाते थे, जब खेतों के अंदर जो मेजरमेंट होते थे, हम क्या करते थे, जो गांव में तकड़ी होती थी, सबसे पहले हम जो तकड़ी में जो उसकी अनाज की तुलाई करते थे, जब सबसे पहला तुलाई करते थे ना, उस पहले बार उसको एक नहीं बोलते थे, सबसे पहले बोलते राम राम। शुरुआत राम से। सोना, सो के उठे हो, पहला आदमी मिला राम राम, सोने लगा, अच्छा भाई राम राम। ये हमारे आत्मा में, हमारे जीवन शैली के अंदर बसा हुआ एक वो था, वो एक इसको मंदिर से जोड़ते हैं, जबकि ये कि हमारी आस्था का विषय है, हमारी आस्था उससे जुड़ी हुई है। इसलिए आप ये जो सोच रहे हो, इस बार का जो चुनाव है, जो ये राम मंदिर का जो हमारे जो स्थापना हुई है, श्री रामलला की जो स्थापना हुई है, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट आने वाला है। 370 की बात करें, 370 से क्या लगता है आपको? अब मैं आपको 370 की बात करता हूँ। अब 370 को आम लोग तो कहते हैं 370 का, आप लोगों को बहुत से को तो पता नहीं, मैं क्योंकि एक एडवोकेट हूँ इसकी, उसको जानता हूँ। 370 क्या था कि एक देश को हमारे देश से अलग करना, उनका संविधान अलग,
उनका झंडा लगे इसी देश के अंदर। सबसे बड़ा तिंस था वो क्या था, वो ये था कि वहाँ पे 4 लाख लोग जो मैला उठाने वाले थे, जो गरीब जाति से थे, जो वाल्मीकि समुदाय से संबंध रखते थे, उनको 40 साल वहाँ पे काम करते हो गए हैं। आज तक उनको वोट डालने का राइट नहीं था वहाँ पे। 370 के हटने पे वो भी उस मुख्य धारा में आ गया, उनको वोटिंग राइट मिल गया है। धारा 370 की वजह से वहाँ की लड़की अगर बाहर शादी कर लेती थी, कोई भी हो, उसकी वो वहाँ की प्रॉपर्टी में हिस्सा खत्म हो जाता था। ये एक बिल्कुल काला कानून था। उस काले कानून को हटाने का काम इस सरकार ने किया है। धारा 370 के एवज में एक फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने बहुत समय पहले एक कानून लेके आई थी, रोशनी एक्ट। रोशनी एक्ट क्या था? रोशनी एक्ट वो ये था, जो हिंदू, जो पंडित जम्मू कश्मीर से पलायन कर गए थे, उनकी जो ज़मीन बची थी, वो ज़मीन सरकार ने वहाँ के बासिंदों, वहाँ के जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनको सारी वो ऐसे ही दे दी। वो दी नहीं थी, अपने लोगों में बांट के। एक जितने भी पॉलिटिशियन थे, हज़ारों एकड़ के मालिक हो गए, अरबों खरबों के मालिक हो गए। उस एक्ट को जो है ना, उस समय के हाई कोर्ट के डबल बेंच ने सेटिसाइड किया था, ये एक्ट इलीगल है। वहाँ से नींव रखी गई थी कि धारा 370 हटाई जाएगी, और धारा 370 को हटा करके एक बहुत बड़ा काम किया है। और उसका असर मैं बताऊँ सबसे बड़ा आपको, आम जनता में क्या नजर आएगा। आपने भी देखा, हमने भी देखा। हमने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अपने गांव से डेली अप डाउन करता था, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले। और 2014 से पूर्व में आपने देखा होगा, आप किसी बस में गए, किसी पब्लिक प्लेस पे गए, किसी बस स्टैंड पे गए, रेलवे स्टेशन पे गए, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता था, अज्ञात वस्तु को ना छुए, बम हो सकता है। आप नजर आता है आज आपको कहीं? वो कहाँ गया सब साफ? कहाँ गया? ये है सरकार का, ये है बदलाव जो एक आम आदमी महसूस करता है। आपको कहीं भी पब्लिक प्लेस पे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, बस के अंदर, कहीं पे ये लिखा नजर आता है कि अज्ञात वस्तु को ना छुए, बम हो सकता है? क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार की सख्ताई है, ये है बदलाव। आज मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल पे आप डालो कि कितने राइट्स हुए हैं पिछले साल, 0। यूपी के अंदर 0। ये है बदलाव। अच्छा सा बात करें, कॉमन सिविल कोड का जो मामला चल रहा था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं वही करके, जो कॉमन सिविल कोड का मामला है, ये तो आप भी जानते हो, मैं भारत का नागरिक हूँ, आप भी भारत का नागरिक है, ये भाई भी भारत का नागरिक है, सभी भारत के नागरिक है, सभी का अधिकार बराबर है ना। तो उसमें डिफरेंस क्यों? सभी का कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, चाहे उसमें हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई मर्जी है, सभी के लिए बराबर होना चाहिए। हम ये नहीं कहते उनका कम करो ना, किसी का कम करो, नहीं, सबका बराबर होना चाहिए। देश सभी का है, सभी के बराबर अधिकार होने चाहिए। एक चौहान साहब, बड़ा सवाल जो उठ रहा है, अगर बात करें कि विपक्ष के लोग कह रहे हैं संविधान बदल देंगे 400 पार अगर सीटें आ गई भाजपा की, एनडीए की, रूमर फैला रखा है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि जो विपक्ष है ना आज, वो विपक्ष तो वो है ही नहीं आज। आप याद करो कि 2014 के अंदर जब सरकार, जो इलेक्शन चल रहे थे, तो विपक्ष के एक बहुत बड़े लीडर, जो विपक्षी पार्टी थी, उसके नेता सोनिया गांधी ने एक नारा दिया था। ऐसा नारा दिया था? आपको भी याद है, सब देश को याद है। उसने मोदी को रोकने के लिए, सोनिया गांधी ने इसका नाम दिया वहां जाकर के कि ये तो मौत का सौदागर है। उसने जितना इस नारे का प्रचार किया, ये तो मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर है, देश की जनता ने उसको टोटली खारिज कर दिया, उसको पूर्ण बहुमत दिलाया, नकार दिया। दूसरा इलेक्शन आया, दूसरे इलेक्शन में जो है ना, राहुल गांधी ने जो है ना नारा दिया, मोदी चोर है, मोदी चोर है। देश की जनता जो है ना इतनी मूर्ख नहीं है कि एक पप्पू की बातों में आ जाएगी। देश की जनता ने 2014 से 2019 तक का काम देखा है, और उस काम के, उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उसको वोट देनी थी, और उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही वोट दिया। जिसको वो चोर कहते थे ना, उसको जो है ना एक चौकीदार बना करके देश का, और 300 पार करके जो है ना बहुमत दे करके बिठा दिया, और मजबूती से बिठा दिया। कहते हैं हमने आपको ले इतना मजबूत कर दिया, अब कड़े डिसीजन लो। तो सबसे पहला कड़ा डिसीजन कौन सा आया था? 370। जो देश के अंदर चिल्ला चिल्ला करके, इसके देश के जो गृह मंत्री रहे हैं, इस देश के मुख्यमंत्री के पदों पर रहे हैं, वो ये कहते थे कि भी अगर धारा 370, पहले तो बात हट ही नहीं सकती लीगली, अगर हट भी गई तो यहाँ पे खून की नदियां बह जाएंगी। लीगली हटी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको वैलिड किया, उनकी पिटीशन को डिसमिस किया, और आपके सामने है,
खून की नदियां तो दूर, एक देश के अंदर एक मच्छर भी नहीं मरा। ये सारा उनके साथ मिली भगत थी, उन टेररिस्ट के साथ। देश के फंड्स को मिसयूज किया जाता था, उनके साथ बांटा जाता था, अपने लिए यूज किया जाता था। जनता समझ चुकी थी, जनता के सामने खुली किताब आ चुकी थी, जो कि मोदी ने खोल के रख दी थी भी ये मैंने काम किया, ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है, ये उनके एलिगेशन है, जो आप ठीक लगे फैसला आप है। जज जो थी वो जनता थी, जनता ने जज के तौर पे जो फैसला किया, मोदी को 300 पार कर दिया। चौहान साहब, आखिर में बात करें कि राजपूत समाज बड़ा बड़ा इस समय पूरा मामला बड़ा गर्म है कि राजपूत समाज भाजपा से नाराज है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा, काफ़ी बड़ा बहुत बड़ी रैली हुई थी राजपूत समाज की बिरादरी की। आपको क्या लगता है कि राजपूत बिरादरी नाराज है या भाजपा के साथ है या कांग्रेस के साथ है? देखिए, मैं आपको, आपने बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है, और जो मैं जवाब दूंगा हो सकता है कि मेरे बिरादरी से कुछ लोग इस पे एतराज़ भी करें, लेकिन चाहे वो अब की बात है, चाहे आज से 1000 वर्ष पहले की बात है, कि इसमें तो एक किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि राजपूत एक पक्का राष्ट्रवादी और देशभक्त है। देखो, मैं ये बात आपको बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ, और इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, हो सकता है इसको सोच करके कई लोग ऑब्जेक्शन भी करें। जो मुस्लिम आक्रांता मिस्र और यूनान को सबको तबाह करते करते आ रहे थे, सभी देशों के पूरे देश बदल दिए, उनको आकर के राजस्थान में आकर के रुकावट लगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर राजपूत उस समय नहीं होता ना, तो आज मेरे और आपके सबके सिर के ऊपर जाली वाली टोपी होती। साथ ही साथ मैं अब इसलिए ये कह रहा हूँ, ठीक है कि एक रूपाला की जो स्टेटमेंट आई थी, उसने बहुत ही घिनौनी और गंदी स्टेटमेंट दी थी। उनसे राजपूत समाज बहुत आहत है, दुखी है, और बीजेपी से सिर्फ इसलिए उन्होंने ये डिमांड की थी कि भी आप इसका टिकट काट दीजिए। टिकट काट देना चाहिए था, बड़ी बात नहीं थी, उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, इसका भुगते हुए भी है। और इसीलिए आज वो देश के अंदर जो है ना, जगह जगह इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। राजपूतों से वो पूरे बीजेपी और जो है ना, इवन के जो रूपाला जी 10 बार माफ़ी भी मांग चुके हैं, क्योंकि विषय इतना गंभीर था कि उन्होंने उनके ऊपर लांछन लगाया था। जिन राजपूतानियों ने जो है ना 15,000 ने 1 मिनट के अंदर जो है ना जोहर कर दिया था, वो सिर्फ अपनी आन और बान और शान के लिए जीती थी हैं, और उसके ऊपर जो है ना ऐसी घटिया मानसिकता की वो बातें करेंगे तो राजपूत तो नाराज होएगा। लेकिन मैं आपको फिर ये कह देना चाहता हूँ, राजपूत नाराजगी भी दिखाएगा, नाराज है भी है, हो सकता है वो वोट ना डाले, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी मुझे पता भी है कि राजपूत समाज जब वोटिंग मशीन पे बटन दबाएगा ना, फिर वो राष्ट्रहित में बटन दबाएगा। अब राष्ट्रहित में क्या है, आप भी सोच सकते हो, मैं भी सोच सकता हूँ, और राष्ट्रहित में ही फैसला लेगा। लेकिन साथ के साथ जो राजपूत समाज की जिस चीज़ से नाराजगी थी, मैं आपको इसी मन से कह देना चाहता हूँ कि रूपालन ने बहुत गलत किया। उसने बहुत ही घटिया मानसिकता का अपना परिचय दिया, और इतना बड़ा लांछन लगाया कि वो जो है ना अस्वीकार्य है। और मैं पर्सनली तौर पे 4 तारीख को आपके रिजल्ट आ जाएंगे, देश में बीजेपी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें कोई शक नहीं है। चाहे रूपाला जीत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मंत्री भी बन जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसके खिलाफ कोर्ट के अंदर क्रिमिनल कंप्लेंट डालने जा रहा हूं, और उसको उस क्रिमिनल कंप्लेंट के अंदर शुरू करने जा रहा हूं, और निश्चित तौर पे करूंगा। चौहान साहब, मेरा सवाल है कि इस समय जिस तरह से हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं मनोहर लाल जी, और मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं उपचुनाव नायब सिंह सैनी, क्या लगता है आपको इन दोनों सीटों के ऊपर क्या रहने वाला है? देखिए, जहां तक बात है रिजल्ट की, रिजल्ट तो एक तरफा है दोनों सीटों का। मनोहर लाल जी बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, नायब सैनी जी भी रिकॉर्ड मतों से जीत रहे हैं। मनोहर लाल जी ने काम बिल्कुल बढ़िया काम किया, करनाल के अंदर गुड गवर्नेंस के काम किए हैं। हाँ, कुछ लोग उनसे नाराज है, खिलाफ नहीं है, नाराज है। नाराजगी अपनों से होती है, नाराजगी दूर हो जाती है, और वो नाराजगी जब तक वो इलेक्शन में वोटिंग नहीं हो जाती तब तक है। वोटिंग वाले दिन नाराजगी खिलाफत में नहीं बदलेगी। मैं इस बात से आश्वस्त हूँ। पहले की तरह ही मनोहर लाल जी को बिल्कुल बहुत बड़े बहुमत से वोटिंग होगी, और रिकॉर्ड मतों है वो जीतेंगे। और नायब सिंह सैनी जी
वो इतने सरल स्वभाव के व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व की वजह से ही वो भी करनाल से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। ये आपने मुझसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। बिल्कुल दोस्तों, बात करें तो ये थे मेरे साथ अधिवक्ता राजकुमार चौहान जी, और जिस तरह से उन्होंने बात रखी है और कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं, खुलकर सामने आ चुकी हैं, और हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी के निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।